में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे और क्योंकि आप भी समझिएगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ये बहुत जल्दी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यूं मान लीजिए कि हमारे शिक्षा का केंद्र अगर आपका ये हॉल है तो इससे पहले भी विश्व में सबसे पहला शिक्षा का केंद्र बन चुका था, जहां पर महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया था। आजकल किसी किसी जगह पे महिलाओं की इतनी सीट होगी, पुरुषों की इतनी सीट होगी, सबका मापदंड तय कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसा भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या शिक्षा का केंद्र था जहां पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया था। वो था युवा गृह, है ना। हमारे भारत का प्रथम विद्यालय कह लीजिए वो था युवा गृह, इंग्लिश में बोलेंगे तो यूथ हाउस, है ना। अब यहाँ पर इसकी हम जब विशेषता देखेंगे या ये प्री और मेंस और अन्य एग्जाम जो भी आपके वर्तमान में आ रहे हैं और आएंगे सभी के लिए यूजफुल है। हम ये समझने का प्रयास करते हैं, एकदम समझ ही जाएंगे कि युवा गृह होता क्या है, युवा गृह किस लिए बना था, क्या वहां पर उनको शिक्षा दी जाती थी, सब यहाँ पर देखेंगे। उसके कितने प्रकार थे और वहां पर उनका कौन कौन से जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन था, इन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और बता दें जहां जहां पर हम याद नहीं होता है वहां पर टिप्स और ट्रिक्स लगा के हम लोग याद कर लेंगे। आइए देखते हैं कि यूथ हाउस या युवा गृह होता क्या है। तो युवा गृह की बात कर रहे हैं, युवा गृह क्या होता है। इसमें जो हम जो लिखे हैं इसको हम लोग पढ़कर देखते हैं। युवा गृह जनजातियों का एक विशेष संगठन है। जैसा कि एक संगठन होगा तभी तो वो आगे डेवलपमेंट करेगा। तो एक संगठन है जहां जनजातीय समाज के अविवाहित युवक युवतियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी या है तथा मानसिक विकास सुनिश्चित किया जाता है। इसे गोंगा स्थल कहा जाता है, जिसका अर्थ है विद्या स्थल। मूल नाम इसका गोटुल था, परिवर्तित होकर घोटुल बन गया। जैसे युवा गृह, मतलब इसकी विशेषता, इसका महत्व, इसकी परिभाषा सब इंक्लूड है इसमें। इसमें एक सामाजिक परिवेश की जानकारी, हम विशेषताओं में दोबारा इसको विस्तार से देखेंगे। फिर आर्थिक कैसे आर्थिक उपार्जन करना है इस बात की जानकारी। धार्मिक, सभी समुदाय में किस तरह से उनकी धार्मिक मान्यता को बताया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उनकी जानकारी, ज्ञान। और नैतिक शिक्षा तो देखो बहुत जरूरी है। हर विद्यार्थी को, हर एक नागरिक को एक नैतिक रूप से जागरूक होना चाहिए। नैतिक ज्ञान सभी को जरूरी है और बाकी तो अपने समुदाय का ज्ञान जरूरी है ही। अब गोंगा स्थल, चूंकि इसको गोटुल कहते थे और इसी से इसको गोंगा स्थल का नाम पड़ गया। और गोंगा स्थल का मतलब होता है डायरेक्टली उनकी भाषा में विद्या का स्थल, जहां पर उनके बच्चों को विद्या सिखाई जाती थी। सामाजिक भी, आर्थिक भी, धार्मिक भी, नैतिक भी, चारों दिशाओं की शिक्षा उनको दी जाती थी। क्योंकि इसमें एक चीज आप लोग और इंक्लूड कर लीजिएगा कि यह कॉन्सेप्ट जर्मनी के जुगालिज्म हाउस से ली गई है। इसका मतलब सबसे पहले युवा गृह का जो कॉन्सेप्ट आया था वो जर्मनी में आया था। इसका अर्थ ये हुआ कि जर्मनी ने इसे सबसे पहले शुरुआत किया था, क्योंकि वहां का भी ऐसे ही समुदाय है जैसा हमारे देश में है और उनके शिक्षा के लिए वहां पर जुगालिज्म हाउस का डेवलपमेंट किया गया था और ऐसा संगठन पहले किया गया था। वही के कॉन्सेप्ट से भारत में भी आया, क्योंकि जनजातीय समाज शुरू से ही अपने बच्चों के लिए जागरूक रहा है। वो अपने बच्चों को उन स्थलों के लिए शिक्षा लेने के लिए भेज देता था और उनके बच्चों को बकायदे एक अच्छा ज्ञानी नागरिक बनाने के लिए उनको तपाया। विशेषताएं, मतलब जो युवा गृह है हमारे भारत का जनजातीय समाज में, छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में, उसकी विशेषताएं क्या है। देखो, भारत
के अंदर ही छत्तीसगढ़ है, क्योंकि बाकी जनजातियों में प्रचलन है, हमारे हम पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं तो इसकी हम विशेषताएं देख रहे हैं ना, क्योंकि प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ के युवा गृह की विशेषताएं बताइए। 4-5 ऑप्शन भी आ सकते हैं, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन चुनना पड़े तो इनमें से सबको चुनाव कर लेना चाहिए। अब देखो इसमें से सबसे पहले देखते हैं आर्थिक उपार्जन एवं भोजन इकट्ठा करने का ज्ञान। तो हम वहां पर भी देखे थे परिभाषा में, ये आर्थिक कार्यों के लिए इनको ज्ञान दिया जाता है। तो आर्थिक उपार्जन कैसे करेंगे, क्योंकि उनको नई नई चीजें सिखाई जाएंगी, उनकी संस्कृति में क्या क्या वो अच्छे तरह से निखार ला सकते हैं। किसी में बांस के कलाकृति बनाने का संस्कृति है तो उसको कितने अच्छे से उनको सिखाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पर वो बाजारों में अच्छे भाव में बना के लोगों की पसंदीदा टाइप का बना सके, इसलिए उनको यहाँ पर आर्थिक उपार्जन ये कई प्रकार से हो सकता है, कृषि, पशुपालन और भी अन्य काष्ठ शिल्प है ना, इस टाइप की कलाकृति है। कौड़ी शिल्प हम लोग देखे थे, कौड़ी शिल्प, और एक देखे थे गौड़ नृत्य। गौड़ नृत्य में जो भी आभूषण पहना जाता है सिर पर वो सब ये सब जनजाति ही बनाते हैं और वो इनका व्यवसाय है, मतलब उसको कितने अच्छे तरीके से बनाएंगे तब तो उनकी खरीदारी बढ़ेगी। तो उनके बच्चों को यहाँ पर उनको भेजा जाता है ताकि वो अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर सके, आर्थिक डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि एक चीज तुम लोग जान लेना कि इस युवा गृह में युवक युवती होते हैं कौन, जो अविवाहित होते हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि एक तो विवाह से पहले की शिक्षा अच्छी हो जाती है, कॉन्सेप्ट उनका जल्दी लगता है क्लियर होने में, और थोड़ा सा पारिवारिक बोझ कम रहता है। तो क्योंकि यहाँ पर एक दिमाग चाहिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा सा विलग रहकर असर पड़ता है, इसलिए उनको यहाँ पर एक उम्र से पहले यहाँ पर शिक्षा स्तर के लिए उम्र सीमा दी जाती है। आजकल भी उम्र सीमा निर्धारित है, तो यहाँ भी उम्र सीमा निर्धारित। हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से युवा गृह है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब देखते हैं कि युवक युवतियों को सामाजिक शिक्षा प्रदान करना। देख रहे हो यहाँ पे आर्थिक की बात हो रही है, यहाँ पर सामाजिक शिक्षा की बात हो रही है। सामाजिक शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे, कैसे रहन सहन रहना है ना, जनरीतियां कैसे चलेंगी, कैसे सांस्कृतिक हस्तांतरण हो रहा है, संस्कृति का हस्तांतरण करना है उनके बच्चों का। तो ये जिम्मा माता पिता इन स्थलों को, इन विद्या स्थलों के ऊपर छोड़ देते थे कि हमारे बच्चों को आप शिक्षित करिए। तो सामाजिक शिक्षा देते हैं, समाज में कैसे उठना बैठना है, रीति रिवाज का पालन करना है, कैसे आप लोगों से व्यवहार करोगे, तो वहां पर इनको सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर युवा गृह धार्मिक संस्कारों का शिक्षा स्थल है। धार्मिक संस्कार हर समुदाय में, हर जनजातीय समाज में एक देवी देवता का प्रचलन है। जैसे हम देखे थे कि कौन सी जनजाति में किस देवी देवता की पूजा होती है और मान्यता है, तो उनमें उन देवी देवताओं को किस प्रकार से पूजा पाठ किया जाता है, उनके किस प्रकार से उनके रस्म रिवाज का पालन किया जाता है, क्या नहीं माना जाता है, क्या चीज की मनाही है, जिसको बोला जाता है टोटम। और एक चीज होता है गढ़ चिन्ह। गढ़ चिन्ह एक चिन्ह होता है, हर समुदाय का जाति चिन्ह होता है, जैसे भी जोहार का गढ़ चिन्ह तीर होता है उस तरह से। और यहाँ पर जो धार्मिक संस्कारों में देख रहे हैं कि आप बोंगावाद हम देखे थे, बोंगावाद क्या होता है इसको हम फिर से पढ़ा देंगे कि बोंगावाद होता है मतलब एक दैवीय शक्ति में विश्वास, जो कि उनकी धार्मिक संस्कारों में शामिल है। इसलिए उस परिवार के जो बच्चे होते हैं उस चीजों को आगे समझें और बढ़ें। फिर आता है जीवन साथी का चुनाव करना। जीवन साथी का चुनाव करना यानी कि एक मंच प्रदान करना। कैसे, मतलब उस संस्था में अगर युवक युवती हैं जो अविवाहित हैं, उनके हिसाब से अगर कोई अच्छा लग रहा है, काबिल है, वो वहां पर चुनाव कर सकते हैं और अपने माता पिता को बताएंगे कि हमने जीवन साथी के रूप में इन्हें ठीक से पसंद कर लिया है, आप लोगों को पसंद हो तो देख लीजिए। करना ही तो है कभी ना कभी, तो वहां पे एक मंच प्रदान करता है। अब आते हैं सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र। कैसे सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना, जिसमें खेल कूद नृत्य संगीत गायन वादन होता है, वैसे ही इनको यहाँ पर सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती थी। किस जनजातीय समाज में कौन सा नृत्य किया जाता है, कर्मा बिल्मा ऐसे करके, परधौनी हाथ, कई तरह के नृत्य होते हैं। तो हर नृत्य को किस प्रकार से संपन्न किया जाता है, इसका स्टेप कैसा होता है, वहां पर इनका पूरा ज्ञान होता है सांस्कृतिक। और
उनका जो भी परंपरागत व्यवसाय है उसमें क्या वो सांस्कृतिक रूप से और नया ऐड कर सकते हैं, इसकी जानकारी इसमें दी जाती है। तो इसमें आपका लोक नाट्य भी आ जाता है कि नाट्य, जैसे मान लो भतरा नाट्य है, भतरा नाट्य में क्या पहनना है, सर पे कौन सा आभूषण रहेगा, कपड़े कौन से पहनने, चेहरे की वेशभूषा कैसे होगी, सारा चीज उनको सिखाया जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम समझ लो, वो पर्टिकुलर एक ड्रेस होता है, तो वैसे ही इनको अगर नाट्य सिखाया जाएगा तो पर्टिकुलर ड्रेस होगा उनका। तो यहाँ पर इनको सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, प्लस गीत संगीत, जो वाद्य यंत्र है बजाना, जैसे धनकुल वाद्य यंत्र कैसे बजाया जाता है, उसमें क्या क्या सामान लगते हैं, ये सारी चीजों का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। अब आते हैं सेवा भाव जागृत करना। इसमें से कई ऑप्शन उठाकर एग्जाम में आ चुके हैं। सेवा भाव जागृत करना मतलब कोई व्यक्ति अगर वह शिक्षा ले रहा है तो जरूर है उसके अंदर एक निष्ठावान व्यक्ति बनाना है, उसको दूसरों के लिए एक सेवा भावना रखना है, साफ सफाई करना है, एक नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है और दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहना है, अपनी चीजों में हमेशा व्यस्त रहना है। अब देखते हैं कि जनजातीय समाज में युवा गृह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार मतलब कितने टाइप के होते हैं, टाइप तो एक अलग बात है, ये प्रकार की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे इसके बाद कि युवा गृह में किसका किसका कौन सी जनजाति में कैसा किस प्रकार का प्रचलन है, ये है प्रकार। तो युवा गृह में दो प्रकार के युवा गृह में है, एक है एक लिंगीय, दूसरा है द्विलिंगीय। इसको समझेंगे कि ये बात क्या कह रहा है। यहाँ पे एक लिंगीय लिंगीय दोनों में है, पर एक लिंगीय द्विलिंगीय की बात कर रहा है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। पहला है एक लिंगीय, इसका मतलब ये है कि ऐसे ये तो एक तो पहले सबसे पहले जान लो कि यहाँ ये किस में प्रचलित है, ये है अबुझमाड़िया में प्रचलित है। और इसमें क्या क्यों है एक लिंगीय, इसमें क्या होता है कि जो प्रशिक्षार्थी होते हैं युवक, क्योंकि आपके प्रशिक्षार्थी तो हुए प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, तो उनका ये मतलब उन्हें मान्यता है कि अगर एक लिंगीय है तो दिन भर वो ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे जो भी अपना विद्यालय, शाम को घर वापस रिटर्न टू होम। यहाँ पर ये है कि आवासीय रूप से रात्रि में यहाँ पर ना ये घर वापस चले जाते हैं, शाम होने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद शिक्षा लिए और घर रिटर्न हो गए। यहाँ पर एक लिंगीय का मतलब ये है। फिर दूसरा आते हैं द्विलिंगीय युवा गृह। इसका मतलब ये तो सबसे पहले देख लो मुड़िया जनजाति में है, मुड़िया जनजाति में द्विलिंगीय है। यहाँ पर क्या होता है, जो युवक युवती है शिक्षा स्थल में आए, शिक्षा लिए, सारा कॉन्सेप्ट समझे, पर यहाँ पर क्या होता है आवासीय विद्यालय टाइप का, ये सुबह से लेकर दूसरे दिन तक शाम तक पूरा रुकेंगे। यहाँ पर जैसे देख लो ना, कई तो आवासीय विद्यालय हैं या फिर हॉस्टल सिस्टम है जहाँ पर से वापस आना नहीं चाहते हैं, तो वैसा वाला सिस्टम है। यहाँ पर ये रात्रि में भी रुकेंगे। और अब देखो यहाँ पर रात्रि में रुक रहे हैं आवासीय रूप से, तो जो रात्रि का समय होता है खेल कूद, कुछ मनोरंजन, कुछ गॉसिप, ये सब होगा। तो जरूर है कि ये वहां पर नृत्य संगीत करेंगे, वादन करेंगे, कुछ सीखेंगे, कलाकृति डेवलपमेंट खुद का करेंगे। देखो अब ये क्लियर हो गया। अब आते हैं युवा गृह का प्रचलन हम देख रहे हैं। ये है जनजाति, एक तरफ जनजाति का नाम है, एक तरफ युवा गृह का नाम है, दूसरा कुछ लिखना हो, मेंशन करना हो, उसके लिए स्पेशल कुछ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस जनजाति में किस प्रकार का युवा गृह प्रचलित है। क्योंकि ये मैच में कई बार आ चुका है, घुमा घुमा के पूछ रहा है, बार बार आते रहेंगे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। मैं यहीं पर याद करवा देती हूँ। पहला है मुड़िया, मुड़िया को मुड़िया या मुड़िया दोनों कर लो, यहाँ पे र और एक ही बात है। इसमें है घोटुल, मुड़िया में कौन सा युवा गृह का प्रचलन है, घोटुल का प्रचलन है। क्योंकि मुड़िया गुड़ की ही एक उपजाति है, तो गुड़ में भी अगर पूछा जाए तो घोटुल ही होगा, और मुड़िया में पूछा जाए तो भी घोटुल ही होगा। तो घोटुल में ये काफी हाईलाइट रहता है इसका सब्जेक्ट में। तो मुड़िया को कैसे याद करोगे, घोटुल को मुड़िया, घोट मुड़ी घोटना, किसी की मम्मी बोलती है ना, आओ काम करा नहीं तो मुड़िया घोट दे तुम्हारा, होता है ना, अक्सर मम्मी लोग ऐसी डराती हैं, लेकिन वो समय आता नहीं है, कभी घोटती नहीं है, क्योंकि बच्चे हो ना, लेकिन डरा के काम तो करवाते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं ना। तो मुड़ी घोटना, तो मुड़ी घोटुल, मुड़िया घोटुल। फिर उसके बाद आते हैं उरांव,
उरांव में है धूम-धुरिया। अब देखो, जब तुम लोग स्कूटी चलाते हो ना, आप लोग बाइक चलाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि बाइक को इतनी स्पीड से चलाया जाए कि उसमें से धूम धूम की आवाज आ जाए, तो कोई बन जाते हो कुछ कुछ समय के लिए, कुछ तो धूम धूम की आवाज आएगी। खूब जोर जोर से बाइक चलाओगे, स्कूटी चलाओगे, तो उड़ाते हो ना, तो उड़ाते समय धूम धूम की आवाज आती है, तो उसको ऐसे करके पकड़ लो, धूम धूम की आवाज उड़ाते हैं, उड़ाव और धूम-धुरिया, यहाँ पे इसको पकड़ के रखो। उसके बाद आते हैं बिरहोर। बिरहोर को दो शब्दों से पकड़ लो, वीर गीत। ये है बिरहोर, ये है गीतू ओना, तो इसको दो शब्दों से पकड़ कर रख लेना है कि वीर गीत से इसको हमारा दोनों पकड़ा गया। अब आते हैं धारिया। इसका है धसर वासा, मतलब कोई चीज अगर भारी है और जमीन में अचानक से गिर गई तो क्या होगा, धंस जाएगा वो जमीन, है ना। तो ये यहाँ पर से याद करना है कि भारी से धसर वासा याद करना है, धारिया धसर वासा। अब आते हैं भुइया। भुइया में है रंगभंग। ये सारी जनजातियों का अपना अपना युवाग्री है। भुइया का है रंगभंग। देखो, भुइया मतलब पृथ्वी माता, धरती माता, ये भुइया। किसी किसी गाने में भी भुइया का प्रयोग होता है। तो भुइया बहुत रंगीन है, यहाँ पर हरे हरे पानियों का जो मतलब नीले पानी है, हरा हरा पहाड़, हरा हरा जो पेड़ है वो, येलो आकाश कभी कभी शाम को जाता है। तो ये भुइया का तो रंगीन है, कितने प्रकार से रंगीन है, देखो हरा भरा। तो यहाँ पर रंग को पकड़ लेना है, भुइया का रंग। भुइया का रंग। अब आते हैं परजा। परजा ढांगा बक्सर। सोचो, एक कठपुतली वाला अपने कठपुतली का नृत्य दिखा रहा है, किसका सहारा लेगा, पंजे का सहारा लेगा। पंजा में धागा बांध बांधकर कठपुतली को नचाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पंजा और धागा, इसको ऐसे याद कर लेना है। पंजा और धागा राजस्थान का एक बहुत फेमस है, ये जो नृत्य करके दिखाते हैं या फिर कोई नाट्य करके दिखाते हैं, बकायदे कठपुतलियों को उंगलियों में चलाया जाता है। अब आते हैं कोण। कोण में सीधे धांगर घर पुरुषों में और धांगरी घर महिलाओं में, इस चीज को याद रखना है। कोण, धांगर घर और धांगरी घर। हमने देख लिया कि किन किन जनजातियों में कौन कौन सा युवा गृह प्रचलित है। अब हम डीपली देखेंगे घोटुल के बारे में, जो किसका है, मुड़िया। मुड़िया जनजाति का फेमस युवा गृह यूथ हाउस कौन सा है, घोटुल। घोटुल युवा गृह, क्योंकि जो मुड़िया जनजाति है वो बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव के क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये वहां के क्षेत्रों में ये इसका प्रचलन है। अब देखते हैं कि हमने देखा कि मुड़िया जनजाति में, जो कि गोंड जनजाति की उपजातियां में आज शामिल है, तो वहां पर घोटुल का प्रचलन है। घोटुल के जन्मदाता लिंगोपेन है। जब घोटुल का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, घोटुल का जो स्टार्टिंग था कि मैं हमारे गांव के बच्चे कुछ ऐसे जगह में पढ़े जहां उनका विकास हो, बहुमुखी विकास हो, जहां वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, धार्मिक रूप से और उनका एक नैतिक विकास हो। हम चूंकि बच्चे माता पिता की बात थोड़ा सा कम ही इस प्रकार से सुन पाते हैं, वो किसी शिक्षक की बातें सुनती हैं तो उन पर ज्यादा असर करता है, और एक जगह रहेगा तो पर्टिकुलर वो सीखेंगे। तो यहाँ पर ये लिंगोपेन है, इन्होंने घोटुल का कॉन्सेप्ट लाया था अपने मुड़िया जनजाति में। और इसके बाद देखो, जिन्होंने शुरुआत की थी धीरे धीरे वो वहां के देवता बन गए। घोटुल के अंदर इनकी मूर्ति है। अब घोटुल में देखते हैं कि पुरुष मुखिया, इन पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, सारी चीजों से क्वेश्चन आ चुका है, और प्रश्न बैंक देखोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हें ये बार बार दिखेंगे। तो पुरुष मुखिया का जो कहा जाता है, उसका जो पद होता है वो है सिरेदार। सिरेदार में सरदार टाइप का फील हो रहा है, तो इसमें सिरेदार कहा गया है पुरुष मुखिया को। और जो पुरुष सदस्य होते हैं वो चेले। मान लो
ये सिरेदार है और यहाँ पर चेलिक है तब, ऐसे करके चेलिक है, मतलब ये इनका हेड हो गए सिरेदार और ये सब हो गए चेलिक। अब महिला मुखिया देख रहे हैं, क्योंकि पुरुषों का कोई हेड चाहिए और पुरुषों के ऊपर एक मतलब उन पर प्रतिबंध रखने वाला चाहिए, स्टाफ चाहिए, वैसे ही महिला जो होती हैं सदस्य स्टूडेंट, उनके ऊपर भी एक हेड होना चाहिए। तो उनका नाम क्या था? बेलोसा। महिलाओं की जो हेड होती थी, मुखिया होती थी, उनका नाम है बेलोसा। और जो महिला सदस्य होती है उनको कहा जाता था मोटियारे, सारे को। अगर ये बेलोसा है, ये सारे मोटियारे हैं। सभी चीजों में जरूरी है एक अनुशासन, बहुत जरूरी है। देखो, अनुशासन इतना अच्छा चीज होता है कि अपने अनुशासन में खुद को बन के रहना पड़ता है। अगर तुम पर कोई अनुशासन नहीं रहेगा तो तुम्हारा चारों तरफ बिखर जाओगे। एक दिशा का जरूरी है। इसलिए माता पिता अगर अनुशासन करते हैं या कोई शिक्षा स्तर अनुशासन करता है तो तुम्हारे लिए प्लस ही है वो। तो माता पिता का अनुशासन भी बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका कोई विकास उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए अनुशासन में खुद भी रहना है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सिद्धांत बनाकर चलना है, अनुशासन होना ही चाहिए। देखते हैं अब घोटुल के इम्पोर्टेंट कर्मचारी जो वहां पर प्रतिबंध का काम करते थे या उसकी मतलब रख रखाव का काम करते थे। सबसे पहले देखते हैं झरिया। झरिया में एक झाड़ू टाइप का फील आ रहा है, यहाँ पर हमको पकड़ना है कैसे याद करें करके। झाड़ू टाइप का फील आ रहा है, झरिया में झाड़ू, झाड़ू लगा के झर झर की भी आवाज आती है। तो घोटुल की साफ सफाई करने वाला जो कर्मचारी होता है उसको बोलते हैं झरिया। अब आते हैं मुसवान। मुसवान साज सज्जा करने वाला। साज सज्जा करे रहो और मूस को चला दो, या तो बना देगा या तो बिगाड़ देगा। तो मूस यहाँ पर चूहा को पकड़ लो और साज सज्जा को पकड़ लो। देखना किसी का घर अगर छप्पर वाला होता है या फिर यहाँ पर चूहों की व्यवस्था कर दिया है तो वो साज सज्जा वाले पे ही चढ़ेंगे ज्यादातर। तो यहाँ से मूस को साज सज्जा से पकड़ लेना है। अब आते हैं कोतवाल या कोटवाल। देखो, हर संस्था में एक उपस्थिति लेने वाला होता है, वो भी तो अनुशासन है ना कि टाइम पर आ रहे हो तो तुम्हारी उपस्थिति होगी, हर जगह उपस्थिति लेना होता है। तो यहाँ पर घोटुल में भी उपस्थिति लेने वाला जो होता है उसको उपस्थिति पंजियक बोलते हैं और उनकी भाषा में क्या बोलते हैं? कोटवाल या कोटवाल बोला जाता है घोटुल की भाषा में। अब आते हैं चालकी। चालकी तंबाकू बांटने वाला, कुछ ना कुछ मुखवास चाहिए उनको तो थोड़ा थोड़ा वो तंबाकू बांटता है बड़ी ही चालाकी से। तो यहाँ पर बड़ी चालाकी से तंबाकू बांटा, चालाकी के साथ तंबाकू को रिलेट कर लेना है याद करने के लिए। ये चालाकी और ये तंबाकू, तो तंबाकू बांटने वाले को क्या बोला गया? चालकी। अब आते हैं घोटुल के कुछ ऐसे शब्द जो उस घोटुल में यूज होते थे। तो इसमें हम देखते हैं कटकुल। कटकुल माने होता है खाट या खटिया। तो देखो, जैसे कोई खाट होता है वो लकड़ियों से ही निर्मित होता है, तो उसमें अगर कोई शुरू में बैठेगा तो कट किट की आवाज आती है, तो वहां से पकड़ लेंगे कट किट की आवाज को खटिया से। तो ऐसे एकदम याद रहेगा ये। अब आते हैं खरहरा। खरहरा मतलब झाड़ू। झाड़ू, झाड़ू को देखो खरखर की आवाज, अभी यहाँ फिर पकड़ लिए हम लोग, जब भी झाड़ू करेंगे तो खरखर की आवाज आती है, तो झाड़ू को पकड़ लिए खरहरा से। अब आते हैं गुदे गोड़। गुदे गोड़ मतलब तम्बाकू जो बांट रहा है चालकी, वो एक डिबिया रखता है, कितनी बड़ी भी होगी वो, कलात्मक रूप से बनी हुई डिबिया होगी, तो उस डिबिया को बोला गया है गुदे गोड़। मान लो यहाँ पर ये तम्बाकू की डिब्बी है बड़ी सी, ये इधर गुदे गोड़, इसके गुदा में क्या भरा है? तम्बाकू भरा है, और चूहा भी होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर गोरा गोरा होता है वो भी, तो गुदे गोड़ ये हो जाएगा तम्बाकू की डिबिया। अब आते हैं पडिया। पडिया इसे बोला गया है बांस या लकड़ी की कंघी। कंघी देखो, वो भी सिंपल कंघी नहीं रहती है, वो भी एक कलात्मक होती है। कंघी शिल्प कला जनजातियों में शुरू से प्रचलित है, तो वो जो कंघी स्पेशल रूप से बनाई जाती है उसको बोला गया है पडिया। अब आते हैं थोड़ी। थोड़ी किसे बोला गया है? बांस की सुराही को।
सोचो एक बांस है ये, सबने बांस देखा है, सिंपल सा एक पेड़ होता है, तो बांस में जो यहाँ पर ब्लॉक होता है, फिर इसके बाद ब्लॉक होता है ऐसे करके, तो इतने हिस्से को काट लिया गया और यहाँ पर से छोड़ दिया गया। यहाँ पर पूरा पानी भरने के लिए एक खोखला स्पेस मिल गया, तो यहाँ पर इसको बाकायदे वहां के जो शिक्षण लेने वाले हैं अपने साथ एक रखते थे, जैसे कि आजकल तुम बॉटल रखते हो उस टाइप का ये बॉटल बन जाता है यहाँ से, और पानी काफी ठंडा भी रहता है मौसम के अनुसार। तो बांस की सुराही टाइप का बन गया ये। तो अब देखो ये थोड़ी थोड़ी पानी भरकर उसमें आ जाता है ऐसे करके। तो सुराही मतलब जो आजकल सुराही बोला जाता है, उनकी भाषा में इसको थोड़ी बोला जाता था। धूमपुरिया इवाग्रियत, धूमपुरिया इवाग्रियत किस जनजाति में प्रचलित है, कैसा वहां पर उनका क्राइटेरिया है, एज क्या है होती होगी उनके बच्चों को एडमिशन देने के लिए, यहाँ पर देखते हैं आप। धूमपुरिया इवाग्रियत सबसे पहले देखेंगे कि उड़ाव जनजाति में प्रचलित है। कैसे कनेक्ट किया हमने, धूम धूम गाड़ी को उड़ा रहे हैं, उससे हमने कनेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि पुरुष मुखिया, पुरुष मुखिया को क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो धांगर महतो किया जाता है। धांगर महतो पुरुष मुखिया को कहा जाता है और बाकी को धांगर कहा जाता है। इन सब का एज 18 से ऊपर ही रहेगा। महतो माने बड़ा, इसलिए उनको धांगर महतो हेड को बोला गया। अब महिला मुखिया देखते हैं, महिला मुखिया को बोला जाता है बारकी धांगरी, बारकी धांगरी, यहाँ पर बारकी धांगरी, और ये बड़ा मतलब बारकी धांगरी हो गया, और महिला सदस्य को बोला गया है धांगरे। ये सब है 18 के ऊपर ही के एज के होंगे। अब देखते हैं उम्र अनुसार संबोधन, उम्र सीमा यहाँ देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे उनको उस उम्र सीमा में क्या कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि कुछ उम्र से कम के बच्चों का हम एडमिशन ले रहे हैं। देखते हैं 13 वर्ष से कम, 13 वर्ष से कम को बोलते हैं पूना जोरवार। पूना मतलब छोटा, छोटा बच्चा, 13 वर्ष से कम का हो जाएगा पूना जोरवार। पूना को बस याद रखो, जोरवार तो सब में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, पूना माने छोटा बच्चा। अब आते हैं 13 से 18 वर्ष, एक बीच का एज होता है, ये छोटा से और 18 से पहले का एक मझला एरिया हो गया, मझला एज हो गया, मतलब मजदूरिया, मजदूरिया को पकड़ लिए, मझला टाइप का फील आ गया। जो 13 से कम ना हो, 18 से ज्यादा ना हो, मतलब मझला एरिया। तो यहाँ पर 13 से 18 को बोला गया मजदूरिया जोरवार। अब आते हैं 18 से ऊपर की ओर, 18 से ऊपर को पूरा नाम पड़ गया धांगर, इसलिए यहाँ पर सभी में धांगर और धांगरी, धांगर महतो ऐसे करके लगा हुआ है। अब देखते हैं इनके प्रमुख देवता, जो कि हमें पता है उरांव समुदाय में प्रमुख देवी कौन है, सरना देवी है। तो इनके युवाग्रह की प्रमुख देवी हो जाएगी सरना देवी और प्रमुख नृत्य हो जाएगा सरहुल।